हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन साइंस सिंप्लीफाइड। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने 8th क्लास का साइंस का चैप्टर नंबर 1 है जो स्टार्ट कर लिया था। इससे प्रीवियस क्लास हमने एक और ले ली है। आज ये हमारा सेकंड पार्ट रहेगा। सो यू नो वेरी वेल प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था। हमने ये वाला टॉपिक भी कवर कर लिया था जहाँ पे हमने वैरायटी ऑफ क्रॉप्स का किया था। खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स है ना, इनको याद करने के तरीके भी मैंने आपको बताए थे। देन उसके बाद हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो है उसके लिए ये जो हमारे स्टेप्स होते हैं, इसमें हमने जो फर्स्ट वाला स्टेप है सिर्फ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सिर्फ हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। इसको भी हमने पूरा डिस्कस नहीं किया। सॉइल प्रिपेयर करने के लिए जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट होते हैं वो तो हम आज ही करेंगे, ठीक है बच्चे। तो जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस क्लास नहीं देखी, पार्ट 1 नहीं देखा, पहले वो पार्ट ज़रूर देखें बच्चे आप, तभी आपको ये पार्ट है जो समझ आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में आपने ये कंसेप्ट सीखा था कि हमने सॉइल को लूज़ करना होता है। लूजनिंग ऑफ सॉइल है जो वो मस्ट होती है, तभी वहाँ पे हम अच्छी तरह से प्लाउइंग हो पाएगी, अच्छी तरह से सोइंग हो पाएगी, है ना। यानी कि सॉइल है जो अगर वो हमारी पर्टिकुलर जो कंडीशन होती है बीज बोने के लिए, है ना, तो वो अगर उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग सॉइल हम प्रिपेयर करेंगे तभी हमारी जो फसल है, जो क्रॉप है, उसका प्रोडक्शन अच्छा होगा, ठीक है बच्चे। यहाँ से हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन थी वो निकल के आई थी, टिलिंग और प्लाउइंग, ठीक है। तो प्लाउइंग क्या था हमारे पास। प्लाउइंग का मीनिंग होता है कि जो ये प्रोसेस होती है लूज़ करने की या फिर टर्न करने की सॉइल को, ठीक है। जब सॉइल हमारी चेंज हो जाती है उसको हम बोलते हैं प्लाउइंग, और प्लाऊ का यूज़ करके हम इसको करते हैं, ठीक है। प्लाऊ यानी कि ये आपका हल होता है हिंदी में अगर मैं बोलूँ। और ये देखो आप इसकी पिक्चर भी देख सकते हो, ठीक है, द प्लाऊ। तो जो बच्चे विलेजेस में रहते हैं उनको तो आई थिंक पता भी लग गया होगा, ठीक है। मतलब आपके पेरेंट्स ने, आपके दादा दादी ने आपको बताया होगा, किसी के घर में पुराने रखे भी होंगे ये, ठीक है बच्चे। जो हरियाणा से हैं बच्चे उनको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। अपने यहाँ पे यूनिवर्सिटी है कुरुक्षेत्र, वहाँ पे धरोहर है, ठीक है। और उस धरोहर में ये पुराने वाले जो ये इम्प्लीमेंट्स हैं, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो सभी रखे हुए हैं, ठीक है। वहाँ पे कल्चर दिखाया है हमारा, तो उस कल्चर में वहाँ पे जाके आप लोग ज़रूर विज़िट करो। जिन्होंने नहीं भी देखा, घर पे भी नहीं है, तो वहाँ पे देखो, वहाँ पे आपको प्लाव भी ज़रूर दिखेगा, ठीक है बच्चे। तो ये इंस्ट्रूमेंट हैं जो वहाँ पे इस तरह के सभी फील्ड से रिलेटेड, ये तो एग्रीकल्चर की बात होगी, म्यूज़िक से वगैरह वगैरह, ठीक है, तो सभी वहाँ पे हैं। तो ये होता है प्लाव। प्लाव देखो यहाँ पे लकड़ी का बना हुआ होता है, और बैल होते हैं जो प्लाव के साथ बैल को जोड़ा जाता है, और ये बैल है जो आगे आगे मूव करते हैं। और ये जो प्लाव का बीच वाला सिरा होता है, देखो ये नीचे की तरफ से मिट्टी में है ना, जैसे जैसे ये बैल फॉरवर्ड मूव करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो सॉइल होती है ये लूज़ होती रहती है ना। सॉइल है जो इसकी लूजनिंग होती रहती है, इसको हम बोलते हैं प्लाउइंग। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? प्लाउइंग, ठीक है बच्चे। तो यहाँ से देखो आज हम यही पढ़ेंगे, हमारे जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट है इनके बारे में ही थोड़ा सा। तो सब फर्स्ट है हमारे पास प्लाव, थोड़ा बहुत मैंने जैसे बताया है वही लिखा है यहाँ पे भी। तो इसको हम यूज़ करते हैं एंशियंट टाइम से, मतलब पुराने टाइम से हम यूज़ करते हैं सॉइल के टिलिंग करने के लिए, ठीक है बच्चे। और क्रॉप में हम फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं, वीड्स को हम रिमूव करते हैं, उससे हमारी जो सॉइल है वो टर्न हो जाती है। किसके लिए? फॉर सोइंग। सोइंग मतलब बोने के लिए, बिजाई के लिए, ठीक है। दिस इज़ मेड अप ऑफ वुड एंड इज़ ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स। वही बताया ना मैंने आपको, पहले ही बता दिया डायग्राम दिखा के कि ये लकड़ी का बना होता है, एंड ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स मतलब कौन खींचता है इसको? बैलों का एक जोड़ा, ठीक है। दो ही होने चाहिए, एक बैल कैसे खींचेगा, बैलेंस नहीं बनेगा ना। या फिर बैल वाला कोई ज़रूरी नहीं होता, यहाँ पे और भी जो एनिमल्स होते हैं आपके, हॉर्स हो गया, कैमल्स हो गया, ठीक है। इट कंटेन्स ए स्ट्रॉन्ग ट्रैंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लाउ शेयर, ठीक है। ट्रैंगुलर आयरन स्ट्रिप लगी होती है, मैं दिखाती हूँ आपको डायग्राम में, प्लाउ शेयर बोलते हैं। ये देखो, ये जो बीच में है ना, यहाँ पे ये आपको दो दो स्ट्रिप दिखाई दे रही हैं, ये आयरन की बनी हुई होती हैं, और इसको ही हम क्या बोलते हैं? प्लाउ शेयर। क्या बोलते हैं आप इसको? प्लाउ शेयर, ठीक है। एक यहाँ पे लगा होता है प्लाउ शाफ्ट, जो मेन पार्ट होता है ना प्लाव का, लॉन्ग वुड है जो, इसको बोलते हैं हम प्लाव शाफ्ट, जो सेंटर में होती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो ये शार्प एज हैं इसके यहाँ पे मिट्टी में जाते हैं। दूसरा जो एंड अटैच होता है इसका एक बीम के साथ होता है, जो बुल्स की नेक पे रखा जाता है, ठीक है। बुल्स की नेक पे देखो, ये यहाँ पे बीम है, इसको बीम टाइप बोल दिया हमने, जो ये इसकी नेक के ऊपर रखा है, ठीक है बच्चे।
नेक्स्ट है हमारे पास, वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लाउ। ठीक है, तो एक तो इंसान, एक तो आदमी और दो बैल ईजिली, मतलब इंसान की ज़रूरत क्यों है प्लाउ के लिए। अब ये बुल्स हैं जो अपने आप थोड़ी चलेंगे, इनको थोड़ी पता है, इनको तो इंसान ही बताएगा ना कि ऐसे ऐसे चलो, वो पीछे से उनको कोई ना कोई इशारा देगा, ठीक है, तब वो चलेंगे और इस तरह से प्लाउइंग होती रहेगी, हमारी जो सोइल है वो टर्न हो जाएगी फॉर सोइंग, बिजाई के लिए। ठीक है बच्चे, तो जो वुडन प्लाउ होता है ये हमारे पास अब रिप्लेस कर दिया है आयरन प्लाउ से। ठीक है, ये बहुत ट्रेडिशनल मेथड है और अब आगे आगे जैसे जैसे हम टाइम बढ़ रहा है तो हमारे जो इम्प्लीमेंट है वो भी मॉडर्न होते जा रहे हैं। ठीक है, प्लाउ को तो आजकल यूज़ भी नहीं करते, देखा ही होगा आपने। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हो की जो पिक्चर है वो भी आपको मैं भी दिखाई हो बुक में, देखो ये आपका होता है हो। ठीक है, अब हो की पिक्चर में क्या क्या होती है, नीचे ये एक प्लेट लगी होती है, आयरन प्लेट, बेंट प्लेट जो लिखा है। ठीक है बच्चे, सेंटर में ये जो पतली सी है ये रोड है, ऊपर ये बीम होती है, यहाँ पे इसका हैंडल होता है और साथ में ग्रिप होते हैं। अब देखो हम इसको थ्योरी में पढ़ते हैं, ये क्या क्या पार्ट कैसे कैसे वर्क करते हैं। हो है जो हमारा सिंपल टूल है जिसका हम यूज़ करते हैं वीड्स को रिमूव करने के लिए, सॉइल को लूज़ करने के लिए। ठीक है बच्चे, इसमें हमारे पास एक लॉन्ग रोड है, लंबी रोड बनी हुई है और ये लकड़ी की होती है या फिर आयरन की भी होती है, और एक स्ट्रॉन्ग ब्रॉड चौड़ी सी एक स्ट्रॉन्ग बेंट प्लेट होती है आयरन की, जो फिक्स होती है इसके वन एंड से और वर्क करती है एक ब्लेड की तरह। ठीक है, और यही क्या होती है, एनिमल्स को पुल भी करती है। ठीक है, एनिमल्स इसको पुल करते हैं, पुल्ड बाय एनिमल। अब ये तो हो गए हमारे ट्रेडिशनल मेथड। इन मेथड से अगर हम प्लाइंग करने लग जाएं, या अब लगता है कि अब इतना टाइम ही किसके पास है, इतनी इतनी देर वहाँ खड़े रह के प्लाइंग करें। ठीक है, तो अब जो मेथड यूज़ किए जाते हैं, मॉडर्न जो मेथड है, आप सभी लोग देखते ही हो, इसको सभी ने देखा ही होगा, सभी स्टूडेंट्स ने, दैट इज़ कल्टीवेटर। क्या है ये, कल्टीवेटर। ये देखो बच्चे, ये कल्टीवेटर है। जो ट्रैक्टर होता है ना, ये सामने आप रेड जो व्हीकल देख रहे हो, इट इज़ ट्रैक्टर। जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता दे रही हूँ, ये ट्रैक्टर होता है, उस पर फार्मर बैठा है, पीछे कल्टीवेटर लगा है। ठीक है, और कल्टीवेटर, ट्रैक्टर चल रहा है, साथ में कल्टीवेटर चल रहा है। जैसे वहाँ पे प्लाव में तो वो एक एंड था, बीच में एक सिरा था, कल्टीवेटर में ऐसे 10 सिरे लगे होते हैं। 10 तो नहीं, मतलब मुझे श्योर नहीं, मतलब ये है छोटे बड़े होते हैं ना, क्योंकि ये भी, लेकिन आइडिया है ये 8 10 12 इस तरह से लगे होते हैं। ठीक है, तो कहाँ तो जो काम आपका वहाँ पे 10 घंटे में हो रहा था, कहाँ वो काम आपका यहाँ 1 घंटे में हो जाएगा, है ना बच्चे। तो कल्टीवेटर है जो, उसको कौन ड्राइव करता है, वो ट्रैक्टर की हेल्प से मूव करते हैं हम, ट्रैक्टर के साथ उसको पीछे हम अटैच कर देते हैं। ठीक है बच्चे, कल्टीवेटर चलता रहता है, प्लाविंग होती रहती है, और ये मॉडर्न मेथड है। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम पढ़ते हैं लाइन टू लाइन। नाउ अ डेज प्लाविंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। कौन सा कल्टीवेटर, ट्रैक्टर ड्राइवन, जिसको ट्रैक्टर चलाता है। यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। क्यों ज़रूरत पड़ी हमें कल्टीवेटर की, क्योंकि देखो इंसान और जानवर, अब किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है, बुल्स भी कहाँ रह गए हैं आजकल। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारे जो ट्रेडिशनल सोर्सेज थे, हमें पता लगा कि वो ख़त्म होते जा रहे हैं, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो नए नए जो मेथड है फिर यूज़ किए गए। ठीक है, टाइम टू टाइम चेंजेस होते जा रहे हैं और टाइम सेविंग चेंजेस होते हैं ये। ठीक है, तो जो यूज़ होता है कल्टीवेटर का, वो लेबर भी बचाता है और वो टाइम भी बचाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब ये हमारा हो गया प्लाविंग वाला हो गया, यानी कि जो सॉयल प्रिपरेशन का था वो आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब जब हमने ऊपर प्रैक्टिसेस पढ़े थे, सेकंड था हमारा सोइंग। सोइंग मतलब क्या है, बिजाई करना, बीज बोना। ठीक है बच्चे, तो जो क्रॉप प्रोडक्शन होती है उसमें सोइंग है जो, वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। सोइंग करने से पहले, बीज बोने से पहले क्या किया जाता है, गुड क्वालिटी ऑफ सीड को चूज़ किया जाता है। ठीक है, ये देखा जाता है सीड्स की जो क्वालिटी है वो अच्छी हो, क्योंकि आप लोगों ने मान लो बीज बो दिया, ठीक है, और उस 100 बीजों में से आपके सिर्फ 20-30 बीज ही ठीक निकले, बाकी सब खराब निकल गए। तो क्रॉप प्रोडक्शन के टाइम जब आपने देखा कि वो बड़ी बड़ी होगी, तो आपने देखा कि 100 डाले थे और 100 में से आपके तो ये हाफ भी नहीं बनी है, जितना आपने बीज डाला था हाफ एरिया में भी नहीं आपकी हुई है। तो बेटर है कि पहले ही चेक करो उसको, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। तो देखो बच्चे, इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है और बड़ी इजी सी भी है।
ठीक है बच्चे। तो देखो ये बोल रही है पहली आपकी, वन डे आई सा माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन अ वेसल एंड पाउड सम वाटर ऑन देम, आफ्टर अ फ्यू मिनट्स सम सीड्स स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन टॉप, आई वंडर वाई सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, क्या करना है, बीकर में एक पानी लिया और आपके पास जितने भी बीज हैं उसमें उसको डाल दिया। ठीक है, जो बीज हल्का होगा पानी से वो ऊपर तैरेगा और जो बीज हैवी होगा वो डूब जाएगा। डूब जाएगा मतलब जो डूब गया वो बीज है जो आपका, वो सीड है जो आपका, वो बिल्कुल गुड क्वालिटी का है। कैसे पता लगा कि जब आप खेत में भी उसको डालोगे ना तो वो क्या करेगा, सोयल के अंदर अपने आप को मर्ज कर लेगा। ठीक है, और वहाँ से हमें कंफर्म हो जाएगा कि अब ये ऊपर नहीं आएगा, फ्लोट नहीं करेगा। ठीक है, और जो फ्लोट कर गए, जो फ्लोट ही कर गए उनको तो ऊपर के ऊपर ही नहीं बर्ड्स ले जाएंगे चुग के, है ना। बर्ड्स का क्या काम होता है, चुगना। तो वहाँ पे क्या होगा, एनिमल्स या फिर बर्ड्स जो ऊपर है वहाँ ऊपर के ऊपर से चुग के ले जाएंगे। लेकिन अगर वो मिट्टी के अंदर धंसा होगा तो बर्ड्स को कैसे पता लगेगा, तो वो नहीं चुग पाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये एक्टिविटी होती है चेक करने के लिए। ये देखो, टेक अ बिकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर। आपने क्या करना है, एक बिकर लेना है और इसको क्या करना है, पानी के साथ आधा कर देना है। पुट अ हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स एंड स्टिर वेल। ठीक है, एक मुट्ठी आपने गेहूं के दानों की लेनी है और उसमें डालनी है और उसको अच्छी तरह से हिलाना भी है और कुछ टाइम के लिए फिर आपने वेट करना है। आर दिस सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, क्या इनमें से कुछ सीड ऐसे हैं जो पानी के ऊपर तैरेंगे। वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक। तो ये पूछ रहा है कि जो डूब गए पानी के अंदर उनसे ये हल्के होंगे या भारी होंगे। तो ओबियस सी बात है बच्चे, वो हल्के हैं तभी वो तैर रहे हैं, अगर वो भारी होते तो वो डूब ही जाते। ठीक है, वाई वुड दे बी लाइटर, अब वो हल्के क्यों हैं, मेन पॉइंट इज दिस, वो हल्के क्यों हैं बच्चे, वो हल्के इसीलिए हैं कि प्रॉपर एक जो सीड होता है, जो उसका वेट होता है वो तभी होता है जब उसकी क्वालिटी गुड है। अगर उसके बीच में होल हैं, उसके वो प्रॉपर सीड ही नहीं है, वो आपका सूखा हुआ है या फिर वो मतलब ज़्यादा पुराना हो गया है, ठीक है, तो वो जो सीड है उसका वेट भी कम हो गया तभी वो हल्का हुआ है। वो सीड है जो डैमेज सीड है, वो आपको डैमेज सीड आपके होलो हो जाते हैं, इसीलिए वो लाइटर होते हैं, इसीलिए फिर वो वाटर के ऊपर क्या करते हैं बच्चे, फ्लोट करते हैं। तो ये हमारा सबसे गुड मेथड होता है सेपरेट करने के लिए हेल्थी सीड्स को डैमेज सीड्स से, यानी कि जो सीड आपके गुड क्वालिटी के हैं उनसे उन सीड्स को अलग निकालना जिनकी क्वालिटी हमारे पास गुड नहीं है। ठीक है बच्चे, बिफोर सोविंग मतलब बीज बोने से पहले वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज़ टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोविंग सीड। ठीक है, जैसे हमने सॉइल प्रिपरेशन की थी, हमने ये देखा था ना टूल क्या क्या यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं, तो अभी भी हम वही चीज़ करेंगे। सोइंग से पहले हम ये देखेंगे बच्चे कि हमारे पास जो हम टूल यूज़ कर रहे हैं सोइंग के लिए वो हमारे पास क्या क्या होते हैं। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडिशनल टूल, ठीक है, जो पुराने टाइम से यूज़ किए जाते थे। ठीक है, द टूल यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज़ शेप लाइक अ फनल। पुराने टाइम में जो यूज़ करते थे ना टूल, तो उनकी जो शेप होती थी वो एक फ़नल के जैसी होती थी। ये देखो, ठीक है, ये फ़नल होती है। फ़नल नहीं देखी तो कोन वाली आइसक्रीम तो देखी है ना, तो वही शेप है, बस वो छोटी होती है, ये बड़ी होती है। ठीक है, अब आइसक्रीम याद आ गई, आइसक्रीम खानी है। ठीक है, तो आइसक्रीम बाद में खाना, पहले चैप्टर सुन लो अच्छे से, शेप बताइए सिर्फ आपको। ठीक है, मुंह में पानी मत लेके आओ। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप लाइक अ फनल। ये देखो बच्चे, इसमें ऊपर एक कीप टाइप होता है, नीचे ये एक रोड टाइप होता है लॉन्ग। ठीक है, ऊपर से सीड्स डालते रहते हैं और यहाँ पे बोल्स के साथ इसको अटैच किया हुआ है, बीच में एक इंस्ट्रूमेंट बना रखा है, प्लाउ जैसा ही है ये भी आपका, बीच में वो नहीं है कि इसके सिरे वहाँ नहीं वो हैं। ठीक है, बस यहाँ पे जो इसका ये जो सिरा है इस फनल के साथ अटैच किया हुआ है कि ऊपर से जैसे ही सीड डाला हमने, जो बैल है आपके वो कॉन्टीन्यूसली मूव कर रहे हैं, जो ये किसान है सीड डालता जा रहा है, जैसे जैसे वो मूव करेगा तो धीरे धीरे थोड़े थोड़े सीड हैं जो वहाँ मिट्टी में मिक्स होते जाएंगे। ठीक है बच्चे, ये प्रोसेसिंग होती है इसकी। तो देखो, द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, सीड्स को कहाँ पे फिल किया जाता है, फनल में। पास डाउन थ्रू 2 और 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड। ठीक है, वो पाइप में से पास करते हैं और पाइप के जो एंड होते हैं वो शार्प एंड होते हैं। वो क्यों, क्योंकि मिट्टी को अंदर से खोदा, जैसे ही उसने उसको खोदा साथ के साथ वहाँ पे सीड चला गया। ठीक है बच्चे, दीज एंड्स पियर्स इनटू द सॉइल
वो एंड हैं जो आपके सोयल के अंदर जाते हैं एंड प्लेस सीड देयर, और वहाँ पे क्या करते हैं, सीड्स को रख देते हैं। अब ये तो बात होगी ट्रेडिशनल मेथड की। अब हम बात करते हैं मॉडर्न मेथड की। ठीक है, आज के दिन में आज के टाइम पे क्या होता है। तो ये देखो स्ट्रक्चर, सीड ड्रिल जिनके मतलब फार्मिंग करते हैं, जिनके घरों में खेती करते हैं विलेजेस में, उन्होंने सभी ने ड्रिल को देख रखा होगा। ठीक है बच्चे, अब ड्रिल में क्या होता है, जैसे प्लाऊ के लिए कल्टीवेटर आ गया था ना, ऐसे ही ड्रिलिंग के लिए अब उस फनल के कंपैरिजन में ये जो है 10 टाइम्स ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है, और फिर उतना ही टाइम बचाएगा, उतनी ही लेबर बचाएगा। ठीक है बच्चे, एंड जो वर्क है वो भी और अच्छे से करते हैं। तो सीड ड्रिल आज के टाइम में क्या होता है, ये देखो सीड ड्रिल है, इसमें भी ऐसे ऊपर पाइप लगे हुए हैं। अरेंजमेंट उसी के बेस पे तैयार की गई है, बस वो थोड़ा अच्छे से कर दी गई है। पहले वहाँ जो चीज़ एक थी, इसमें वो 20 लगा दी है। ठीक है, ये पाइप देखो अलग अलग कर दी है, दिख रहा है ना, ऊपर से पाइप की क्रॉसिंग कर रखी है आगे पीछे करके। बस वहाँ पे वो इतना काम 20 टाइम्स में करती, ये इतना काम 1 टाइम में ही कर दे रही है। ठीक है, जो काम 20 मिनट में होना था वो काम अब 1 मिनट में हो जाएगा। तो सीड ड्रिल क्या करती है, नाउ डेज द सीड ड्रिल इज़ यूज्ड फॉर सोविंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। जैसे कल्टीवेटर को भी ट्रैक्टर की हेल्प से चला रहे थे, ऐसे ही जो सीड ड्रिल होती है इसको भी कैसे चलाते हैं, ट्रैक्टर की हेल्प से चलाते हैं। दीज सोज द सीड, ये क्या करती है, बीज को ज़मीन में डाल देती है। ठीक है, यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंसेज। यहाँ पे देखो ड्रिल के जो स्ट्रक्चर है ना, इसमें ये जो पाइप हैं या फिर नीचे शार्प एज हैं, जो ये तिखे से किनारे हैं, इनकी इक्वल डिस्टेंस हैं। इनकी इक्वल डिस्टेंस है तो जब सोइंग होगी तो वो बीज भी तो इक्वल जगह पे जाएंगे आपके। ठीक है, तो यहाँ से ये सो करता है सीड को इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल डेप्थ पे। इससे हमें पूरी तसल्ली हो जाती है। फिर इट एंश्योर्स, यहाँ से कंफर्म हो जाता है कि जो सीड है आपका गेट कवर्ड बाय द सोइल आफ्टर सोइंग। ठीक है, कि ड्रिलिंग होने के बाद, ड्रिलिंग से जो बीज आपका मिट्टी में चला गया और ऊपर से हमने मिट्टी भी ढक दी है। अब ऊपर से अगर हमने मिट्टी उसके डाल दी है तो ये क्या करेगी, इसका क्या फ़ायदा होगा हमें, इसका फ़ायदा हमें ये होगा, दिस प्रोटेक्ट्स सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। ठीक है, ऊपर से जो पक्षी उठा के ले जाते थे बीजों को, उनको वो अब नहीं उठा पाएंगे। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। ठीक है बच्चे, तो वो भी क्या करता है, टाइम भी बचाता है वो, लेबर भी बचाता है, मेहनत भी बचाता है वो। तो देयर इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल, अभी बोल रहा है भूजो, है ना, ये बोल रहा है कि ना मेरे स्कूल के पास नर्सरी है। नर्सरी पता है जहाँ पे प्लांट्स मिलते हैं बहुत सारे। ठीक है, आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स, वाई आर दे कीप्ड लाइक दिस। वो बोल रहा है कि प्लांट्स को उसने स्मॉल बैग्स में रख रखा है, तो ऐसा क्यों है। ठीक है, तो देखो अब ये पहेली बोल रही है, सीड्स ऑफ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रो इन नर्सरी। ठीक है, जैसे ना पैडी होता है, जो धान होती है आपकी, उनको पहले नर्सरी में ही तैयार किया जाता है। व्हेन दे ग्रो इनटू सीडिंग, जब उनके बीज बनना शुरू होते हैं, प्लांट बन जाते हैं, दे आर ट्रांसप्लांटेड, फिर उनको दोबारा लगाया जाता है फील्ड में मैनुअली। ठीक है, और जैसे फॉरेस्ट प्लांट या फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, उनको भी नर्सरी में ग्रो करते हैं। ठीक है बच्चे, इसीलिए नर्सरी में प्लांट्स को बैग्स में रखते हैं, उनकी जो टेम्परेचर की कंडीशंस होती है उसके अकॉर्डिंग उसको फिर मैनेज किया जाता है। ठीक है, appropriate distances between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plant। अब देखो जो एक डिस्टेंस है वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से मैनेज करनी होती है। ठीक है, जैसे आप सपोज मतलब थोड़ी सा है लगा लो कि थोड़े से एरिया में आप उगा के देखो। एक तो आपने कर दिया एक ही जगह पे 2 बीज डाल दिए, एक आपने एक एक हाथ के डिस्टेंस पे भी कुछ नहीं डाला, तो वो थोड़ी जगह तो बीच में खाली रहेगी और वो एक ही जगह पे काफ़ी सारी फसल आ जाएगी। और वो एक ही जगह पे क्राउडिंग हुई है, वो प्रोडक्शन भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उसको प्रॉपर वाटर भी नहीं मिलेगा, प्रॉपर एयर भी नहीं मिलेगी, प्रॉपर सनलाइट भी नहीं मिलेगी। ठीक है बच्चे, तो यही क्यों करना होता है, दिस अलाउज प्लांट टू गेट सफिशेंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम द सोइल। ठीक है बच्चे, ये इसीलिए करते हैं हम कि प्रॉपर वहाँ पे सनलाइट भी मिले, न्यूट्रिएंट्स भी मिले एंड वहाँ पे वाटर भी मिले। ठीक है, एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स में हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। तो इसीलिए ज़्यादा एक ही जगह पे, वहाँ पे काफ़ी प्लांट्स एक ही जगह पे लगाने की बजाय हम एक प्रॉपर पर्टिकुलर गैप दे दे के एक एक प्लांट को वहाँ पे सोइंग करते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइज़र। मेन्योर एंड फर्टिलाइज़र को ऐड करना। ठीक है, उर्वरक और खाद। तो ये हम क्यों ऐड करते हैं सोइल के अंदर, हमारा जो प्लांट है वो हेल्दी हो।
ठीक है। अब जैसे आप लोग हो, आप लोग कैसे सर्वाइव करते हो? जब कुछ खाते पीते हो। आप एक दिन ही नहीं खाओ पियोगे तो कितनी वीकनेस फील होती है, ठीक है। जैसे अभी गर्मियाँ हैं, जब आपको प्यास लगती है तभी आप पानी की तरफ भागते हो। आपको 20 मिनट भी पानी ना मिले ना, ऐसे बेचैन हो जाते हो। तो प्लांट्स भी तो सर्वाइविंग करने वाले हैं, ठीक है। प्लांट्स को भी तो प्यास लगती है, इसीलिए जैसे उनको पानी देना ज़रूरी होता है। अब उनके पास भी तो बीमारियां हो जाती हैं, जैसे हमारे शरीर में बीमारी होती है तभी हम एंटीबायोटिक्स लेने चल जाते हैं, तभी मेडिसिन लेते हैं हम, ठीक है। तो ऐसे ही जो प्लांट्स होते हैं उनको भी तो बीमारियां लगती हैं, ठीक है। जो उनकी बीमारियां होती हैं वो ना लगें, ठीक है। अब फार्मर तो कॉन्टीन्यूसली एक टाइप की ही फार्मिंग करता है, उसको पता लग जाता है कि इस वेदर में ये वाले जीवाणु, ये वाले कीटाणु होते हैं, ठीक है। तो उन ऑर्गेनिज्म से, उन माइक्रो से सेव करने के लिए वो पहले ही उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड कर देता है, ठीक है बच्चे। तो देखो अब देखते हैं आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सोयल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रो ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। यानी कि वो सब्सटेंस, वो पदार्थ जो मिट्टी के अंदर डाले जाते हैं और किसकी फॉर्म में? न्यूट्रिएंट की फॉर्म में, पोषक तत्व। यानी कि जैसे आप न्यूट्रिएंट लेते हो, इतनी वेजिटेबल्स फ्रूट्स खाते हो आप लोग, फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट और कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मतलब इससे याद आया मेरे, न्यूट्रिएंट आप खाते हो, आपको न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलते हैं? जब आपकी जो ये क्रॉप हेल्दी होगी तभी तो आपको हेल्दी मिलेगा, ठीक है बच्चे। तो मैन्योर और फर्टिलाइज़र आपकी हेल्थ के लिए भी इक्वली वर्क करते हैं जितना प्लांट्स की हेल्थ के लिए करते हैं। आई सा हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म। ये बोल रहा है कि मैंने एक हेल्थी क्रॉप देखी है एक खेत के अंदर, इन द नेबरिंग फार्म, और साथ का एक खेत है, एक फार्म है, वहाँ पे प्लांट्स वीक थे। तो कुछ प्लांट अच्छे ग्रो कर रहे हैं, कुछ प्लांट वीक हैं। तो क्या रीज़न है इसका? इसका रीज़न यही तो है, मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। देखो इसको समझते हैं हम। सोयल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप प्लांट। जो सोयल है वैसे तो ये मिनरल और न्यूट्रिएंट देती है प्लांट्स को, लेकिन ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं ये क्यों ज़रूरी हैं? प्लांट की ग्रोथ के लिए। दीज न्यूट्रिएंट्स आर असेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक है। इन सर्टेन एरिया, लेकिन कुछ एरिया ऐसे भी हुए जहाँ पे फार्मर ग्रो क्रॉप्स आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड, ठीक है। जैसे अभी हमने हमारे गेहूं की फसल की कटाई होगी, ठीक है बच्चे, और कुछ टाइम बाद, 1-2 मंथ के बाद, मतलब 2-3 मंथ के बाद साथ के साथ वहाँ पे धान लगानी शुरू कर दी जाएगी। बस उसको प्रिपेयर वगैरह करेंगे, जैसे इन्होंने बताया पैडी को नर्सरी में करते हैं, लेकिन हमारे ऐसा नहीं होता। मैं खुद विलेज से बिलोंग करती हूँ, मैंने अपने घर पे सब कुछ देखा है। हमारे क्या होता है, काम वही नर्सरी वाला ही है, लेकिन अपने आप घर पे ही किया जाता है। एक बड़ा सा टब लेके उसमें वो जो धान होती है, पहले जो धान हम लेके आए हैं बीज के लिए, वो डाली जाती है, ठीक है बच्चे। और फिर कई दिन तक उसको जैसे वहाँ पे रखा जाता है 1-2 रात के लिए। तो ठीक है बच्चे, और जो बच्चे विलेजेस में रहते हैं उन्होंने देखा भी होगा कि इसी मेथड का यूज़ किया जाता है। सो चलो अब एनसीईआरटी को कंटिन्यू करते हैं हम। द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो, ठीक है। लेकिन ये नहीं होता कि जो अगर एक फसल की कटाई कर ली तो उसको कल्टीवेट नहीं करेंगे, तो वो अनकल्टिवेट कभी नहीं छोड़ा जाता, उसको कल्टीवेशन करते ही हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट। फिर जो न्यूट्रिएंट हमने दिए उनका क्या होता है, ठीक है। तो जो हम कॉन्टिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स करते हैं, कॉन्टिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सोयल पुअर इन न्यूट्रिएंट। लगातार अगर उसकी कल्टीवेशन करते रहोगे ना, तो जो सोयल के न्यूट्रिएंट होते हैं, मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं वो ख़त्म होते जाते हैं, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? लगातार खेत की जुताई कर रहे हो, जुताई कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, मिट्टी के अंदर जितने भी पोषक तत्व हैं वो हमेशा कम होते जाएंगे। देयरफॉर फार्मर हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड। इसीलिए मैन्योर को ऐड किया जाता है, खाद को खेतों में डाला जाता है, टू रेप्लेनिश द सोयल, कि दोबारा से जो मिट्टी है वो वैसे ही हो जाए विद न्यूट्रिएंट, पोषक तत्वों के साथ, ठीक है बच्चे। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड मैन्योरिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मैन्योरिंग, खाद को ऐड करना। इम्प्रॉपर और इनसफिशेंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट। अगर मैन्योर आपके प्रॉपर नहीं है ना, आपने फर्टिलाइज़र प्रॉपर नहीं डाले हैं, तो जो आपके प्लांट्स हैं फिर वो वीक प्लांट होंगे, ठीक है। वो हेल्दी प्लांट नहीं होंगे, वो वीक प्लांट होंगे आपके। मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट। अब ये जो मैन्योर होता है ये भी तो कहीं ना कहीं से आता है,
तो जो मेन्योर होता है आपका ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ये वर्ड यहाँ पे, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक क्या होते हैं? जो हेल्दी उससे मिलते हैं, जैसे प्लांट्स और एनिमल के वेस्ट से मिल गया। इसके लिए एक्स्ट्रा कोई केमिकल नहीं हमने ऐड किया, ठीक है। केमिकल फ्री जो होते हैं दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक। डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट, ठीक है। प्लांट और एनिमल का जो वेस्ट होता है उसकी डीकम्पोजिशन हो जाती है, उससे मेन्योर तैयार होते हैं। फार्मर डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। ये जो आपके किसान होते हैं वो क्या कर देते हैं, एक ही जगह पर एनिमल का जो वेस्ट होता है ढेर लगा देते हैं किसी गड्ढे वगैरह में, ठीक है, और फिर उसको डिकम्पोज होने देते हैं। जैसे आपके सब्जियों के छिलके हो गए, प्लांट्स का हो गया, ऐसे ही, और एनिमल्स का जो वेस्ट होता है वो सारी चीज़ें, ठीक है बच्चे। एनिमल का वेस्ट समझ रहे हो, इन द फॉर्म ऑफ डंग, ठीक है, गोबर की उसमें, मतलब गांव में रहने वाले बच्चों को पता होगा, गोबर का तो सबको पता ही होता है वैसे, ठीक है। तो हमारे पास जो डीकम्पोजिशन होती है इज़ कोज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब डीकम्पोजिशन कैसे हुई, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही करते हैं, ठीक है, सूक्ष्म जीव ही करते हैं। जो डिकम्पोज मैटर होता है फिर उसको ऑर्गेनिक मैन्योर में यूज़ किया जाता है। और ये सब आप लोग ना 6th क्लास में पढ़ के आ चुके हो, यहाँ पे तो आपकी रिवीजन हो रही है इसकी। ओके बच्चे, अब जैसे ये मूंग और ग्राम सीड जर्मिनेशन दिखा रखी है, जैसे मैंने बताया ना आपको कि धान की होती है, तो देखो ये इंटरेस्टेड है वैसे, चलो इसको करते हैं। आप लोग ना फिर घर पे भी ट्राई करना है इसको। मूंग और ग्राम, ठीक है, दाल ले लो 2, ये ग्राम वाली और मूंग वाली, और जर्मिनेट करना है। इक्वल मतलब साइज़ के सीड लेने हैं आपने, और एम्प्टी ग्लास लेने हैं, सिमिलर वेसल लेने हैं। जैसे इन्होंने ले लिए ABC, 3 ग्लास ले लिए इन्होंने, ठीक है, 2 गर्ल्स हैं ये। 2 ग्लास ए एंड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉयल मिक्स विद अ लिटिल काउ डंग मैन्योर। ए वाला जो ग्लास है आपका, उसमें आपने कुछ मिट्टी डालनी है और फिर वहाँ पे काउ डंग डालना है, गाय का गोबर डालना है, ठीक है। वो क्यों डाला, क्योंकि फिर वो खाद बन जाएगी। इन ग्लास बी पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉयल मिक्स विद अ लिटिल यूरिया। बी वाले में पता क्या किया, यूरिया डाल दिया। अब यूरिया क्या है, ये है एक फर्टिलाइज़र, ठीक है। यूरिया NH2CO NH2 ये फॉर्मूला होता है बच्चे इसका। ये मैंने इसलिए बताया कि आपको पता लग जाए कि ये केमिकल है। टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास सी विदाउट एडिंग एनीथिंग। सी में क्या किया, कुछ भी नहीं डाला, कोई काउ डंग नहीं डाला, कोई हमने यूरिया नहीं डाला। अब उसमें थोड़ा सा डाल दो पानी और उसमें डाल दो वो बीज, और उनको रख दो एक सेफ़ प्लेस पे, और डेली उनको दो वाटर और सनलाइट भी। और 7 to 10 डेज़ बाद फिर आपने देखना है, प्रिपरेशन जो आपने की थी वो देखनी है। तो ए में देखो सीड्स जो हमने डाले थे प्लांट बन गए, ठीक है, लेकिन जो बी में प्लांट बने हैं वो ए के कंपैरिजन में ज़्यादा बने हैं, ठीक है बच्चे। और जो सी है इसमें तो प्लांट से नहीं बने। अब क्यों नहीं बने ये प्लांट, क्यों ये हेल्दी नहीं हुए, क्योंकि हमने इसको वो डाइट दी ही नहीं ना जो इसको चाहिए होती है हेल्दी होने के लिए। वो डाइट क्या थी आपकी, किस फॉर्म में थी वो आपकी, वो थी आपकी मेन्योर एंड फर्टिलाइजेशन की फॉर्म में, ठीक है। ए में हमने मेन्योर डाला था, हमने अपना नेचुरल मेथड यूज़ किया था, ऑर्गेनिक जो वो है, ठीक है। बी में हमने यूरिया डाला था, अब यूरिया में है केमिकल, केमिकल तो एकदम से इफ़ेक्ट करते हैं ना, ठीक है बच्चे। जैसे आप लोग मेडिसिन लेते हो, एक तो आपने कोई हल्की सी ले ली, ठीक है, आपके बुखार हुआ घर पे आपने पैरासीटामोल ले ली, आपको काफ़ी टाइम बाद आराम होगा, वो भी थोड़ा बहुत, ठीक है, अगर ज़्यादा बुखार है। फिर आप चले जाते हो केमिस्ट के पास, उन्होंने आपको 3-4 टैबलेट दे दी इकट्ठी, 2 टाइम आपने ली, और एकदम आपको फिर याद भी नहीं कि आपके फीवर हुआ था। ये मैं क्यों समझा रही हूँ, ये मैं सिर्फ इसीलिए कंपैरिजन करने के लिए समझा रही हूँ कि यूरिया उस केमिस्ट की सोप वाला काम करता है, क्योंकि उसके अंदर केमिकल्स हैं, केमिकल एकदम से एक्शन करते हैं, ठीक है बच्चे। तो वो सेम कंसेप्ट है। तो ये देख रहा है फिर यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ इसके नीचे लिखा है 2 लाइन, डिड प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट सेम पेस, क्या सेम उससे वो ग्रो हुए हैं। विच ग्लास, ये बोल रहा है कि हमारा कौन सा ग्लास है कि जिसमें जो हमने शो किया था वो उसकी ग्रोथ है जो सबसे बेटर है, सबसे अच्छी है। इन विच ग्लास वाज द ग्रोथ फास्टेस्ट, कौन से ग्लास में जो ग्रोथ है वो सबसे तेज हुई है। तो देखो क्या है, अब फर्टिलाइज़र के बारे में पढ़ते हैं हम। फर्टिलाइज़र्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, ठीक है, एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट होता है, वही ज़्यादा अमाउंट में होता है, उसमें वही ज़्यादा होता है। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, अब वो मैन्योर से कैसे डिफरेंट होते हैं, मैन्योर भी तो एक तरह से फर्टिलाइज़र है।
तो फर्टिलाइज़र्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्री। फर्टिलाइज़र कहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं? फैक्ट्री में बनते हैं ये, ठीक है। केमिकल हैं तो फैक्ट्री में ही बनेंगे ना। सम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइज़र्स आर, फर्टिलाइज़र्स के कुछ एग्जाम्पल क्या हैं? यूरिया, क्योंकि अभी हमने उसमें यूरिया डाला था ना, मैंने बताया आपको, फर्टिलाइज़र डाल दिया। अमोनियम सल्फेट, ठीक है। सुपर फॉस्फेट, पोटाश, पोटाश गंधक बोलते हैं, ये आप लोग इस पे चलाते हो, उसमें भी पोटाश डलती है, सुना होगा ना, दिवाली पे चलाते हो, वो एक बड़ा सा लोहे का इंस्ट्रूमेंट होता है, आई डोंट नो व्हाट्स इट्स कॉल्ड। एन पी के, एन का मीनिंग यहाँ पे है नाइट्रोजन, पी का मीनिंग है फॉस्फोरस, एंड के का मीनिंग क्या है? पोटेशियम। तो ये आपके एग्जाम्पल हैं फर्टिलाइज़र्स के, ठीक है बच्चे। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ हेल्प फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप सच एज वीट, पैडी, मेज। तो ये बोल रहा है कि अगर हम फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो हमारी जो फसल होती है, जो हमारी क्रॉप होती है, तो फार्मर की वो क्रॉप है जो, उसकी बेटर यील्ड होती है। बेटर यील्ड यानी कि अच्छे अमाउंट में निकलती है वो, ठीक है बच्चे। जैसे गेहूँ हो गया, धान हो गया, मक्का हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक बात ध्यान से सुनो, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ मेड द सोयल लेस फर्टाइल। अगर फर्टिलाइज़र का ज़्यादा ही यूज़ कर लोगे ना, कोई भी चीज़ ज़्यादा हुई गलत ही होती है। फर्टिलाइज़र का ज़्यादा यूज़ कर लोगे तो आपकी सोयल की फर्टिलाइजेशन है जो कम हो जाएगी, ठीक है बच्चे। फर्टिलाइज़र हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। फर्टिलाइज़र पानी में जब घुलते हैं तो पानी को भी पोल्यूट करते हैं वो, तो फर्टिलाइज़र आपके वाटर पोल्यूशन भी करते हैं। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सोयल, तो जो सोयल की फर्टिलिटी है उसको मेंटेन करके रखने के लिए वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइज़र विद ऑर्गेनिक मैन्योर। तो कभी कभी हम बीच बीच में फर्टिलाइज़र की जगह पे ऑर्गेनिक मैन्योर भी डाल देते हैं, ठीक है। और हमारा जो फील्ड होता है उसको अनकल्टिवेट छोड़ देते हैं इन बिटवीन टू क्रॉप्स, दो क्रॉप्स के बीच में। जैसे अभी गेहूं के बाद धान होगी तो बीच में उसको खाली छोड़ा जाता है, ठीक है बच्चे, 1-2 मंथ के लिए। द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सोयल टेक्सचर। खाद जब डालते हैं तो जो सोयल का टेक्सचर होता है वो आपका अच्छा हो जाता है, और जो उसके वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है, पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी, वो भी अच्छी हो जाती है। इट रिप्लेनिशेस द सॉयल विद न्यूट्रिएंट, और जो उसमें पोषक तत्व हैं फिर वो भी भरपूर मात्रा में हो जाते हैं, ठीक है बच्चे। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट जो मेथड है, इसको तो कंप्लीट कर ही लेते हैं, ठीक है। अगली प्रोसेस को नहीं पढ़ेंगे, आज यहाँ तक ही करेंगे। दूसरा जो मेथड है आपका रेप्लेनिश करने का, सोयल को, मिट्टी को बढ़िया बनाने का, वो क्या है? क्रॉप रोटेशन, ठीक है। क्रॉप रोटेशन का मीनिंग क्या है कि अलग अलग टाइप की क्रॉप है जो अलग अलग टाइम पे उगाना, ठीक है, अल्टरनेटली, कि उसके बाद ये, ठीक है बच्चे। अर्लियर यानी कि पहले फार्मर्स इन नॉर्थर्न इंडिया, जो उत्तर भारत में, वो किसका यूज़ करते थे? टू ग्रो लेग्यूमिन्स एज फूडर इन वन सीजन, ठीक है। ये एक तरह का खाना होता है, इसको उगाते थे, एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन, अगले में फिर वीट, गेहूं को। दिस हेल्प इन द, इसकी वजह से ही जो आपकी सोयल है वो आपकी क्या होती थी? रिप्लेसमेंट होती थी, उसकी नाइट्रोजन मिल जाती थी उसको। एंड फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस, और जो फार्मर हैं वो भी एक्साइटेड रहते थे, मतलब, ठीक है, और एनकरेज भी होते थे वो, मतलब उनको उत्साह, मतलब एक्साइटमेंट होती थी वहाँ पे। इन द प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। पिछली क्लास में राइजोबियम के बारे में पढ़ा है ना, बैक्टीरिया होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये जो आपका लेग्यूमिन्स प्लांट होता है ना, इसके रूट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है बच्चे। ये क्या करता है? एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करता है। फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन 7th क्लास में पढ़ के आए होंगे ना आप लोग, नाइट्रोजन साइकिल 6th या 7th में, तो वहाँ भी आता है ये। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर, ठीक है। फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर के बीच में डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल, पेपर में ये ज़रूर आएगी 101%। मैन्योर एंड फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस पेपर के अंदर ज़रूर आएगा, ठीक है बच्चे। और इसके एग्जाम्पल वगैरह तो आपके कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम में भी आ जाते हैं। तो देखो पढ़ते हैं 1 बाय 1, जो ऊपर पैराग्राफ पढ़े थे उसको टेबुलेट कर दिए। फर्टिलाइज़र इज़ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ठीक है, इनऑर्गेनिक है ये। लेकिन जो आपका मैन्योर था ये आपका नेचुरल सब्सटेंस है जो ऑब्टेन होता है डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग से या फिर प्लांट रेजिड्यू से, ठीक है। फर्टिलाइजेशन को फैक्ट्री में प्रिपेयर करते हैं, मैन्योर को फील्ड में, ठीक है, खेतों में छोड़ दिया जाता है ना प्लांट्स के, उसको वेस्ट को, और एक खड्डे में डालकर काफ़ी टाइम के लिए। थर्ड पॉइंट है आपका यहाँ से, फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइज़र जब डालते हैं कोई ह्यूमस नहीं होती सॉइल में,
और यहाँ से हो जाती है, ठीक है। फर्टिलाइज़र आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। जो फर्टिलाइज़र होते हैं आपके, ये रिच होते हैं प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स में। कौन से न्यूट्रिएंट? जैसे कि नाइट्रोजन होगी, फॉस्फोरस होगी, पोटेशियम होगी। जो मेन्योर होता है आपका, इसमें ये कम होते हैं, इसमें प्लांट न्यूट्रिएंट ज़्यादा होते हैं, ठीक है बच्चे। और फिर यहाँ पे लास्ट में है हमारे पास एडवांटेज ऑफ मेन्योर। मेन्योर की एडवांटेज क्या है? अब कोई चीज़ ऑर्गेनिक है, देसी तरीके से तैयार की है, तो फ़ायदा तो उसका होगा ही ना कुछ, तो वही अब हमें देखना है। तो द ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइज़र, ठीक है। तो ये बेटर होते हैं क्योंकि ये हेल्दी फूड हमें देते हैं। हेल्दी फूड हम खाएंगे तभी हम हेल्दी होंगे, बीमारियों से बचे रहेंगे। आजकल क्यों इतनी बीमारियां लगती हैं, ठीक है। किसी फैमिली में ऐसा है सीन कि कोई मेडिसिन ना लेता हो? घर में अगर 5 मेंबर हैं तो 3 मेंबर तो ज़रूर मेडिसिन लेते हैं। कोई घर आज ऐसा नहीं है कि जहाँ पे आपको मेडिसिन ना मिले, ठीक है। बल्कि मतलब सामने सजी होती हैं कि लेना ना भूल जाएं। मतलब इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है हमारे फूड में, हमारे लिविंग स्टाइल में आजकल, तो वो सब इन फर्टिलाइजर्स की वजह से ही तो है। तो मेन्योर वाला जो फूड होता है वो पहले होता था, पहले के जो खाने पीने हैं वो अब नहीं रहे, ठीक है। वो खाने थे तब बीमारियां भी बहुत कम थी, और जो मतलब ये हम बोल सकते हैं कि लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव भी करते थे लोग। आजकल क्या है, 60 के आसपास भी नहीं मतलब कोई जाता। पहले तो 100 साल के हो जाते थे, है ना। आपको पता भी होगा, पूछ लेना अपने पेरेंट्स से। तो ऐसा क्यों है बच्चे, क्यों होता है ये बेटर हमारे पास? तो फर्स्ट रीज़न है यहाँ पे, इट एनहांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है ना सॉइल की, ये उसको बढ़ाता है। सेकेंड है, इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच इट एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम ईजी। अब सॉइल के अंदर गैसियस का भी तो आना ज़रूरी है। वो क्यों ज़रूरी है, ध्यान से सुनो। सॉइल के अंदर हमने प्लांट्स लगा दिए, अब प्लांट क्या ऐसे ही रह जाएंगे? प्लांट्स को भी तो ब्रीथिंग की ज़रूरत है। और ब्रीथिंग प्लांट्स कैसे करते हैं? व्हेन दे विल टेक कार्बन डाइऑक्साइड। एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस ही तो है, ठीक है। तो गैस कैसे आएगी? जब गैस के लिए सॉइल के पास पोरस होंगे, ठीक है बच्चे। तो यही है ये लाइन, इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती रहती है, प्लांट्स है जो उनकी ब्रीथिंग है जो होती रहती है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब, ठीक है। पिछले उसमें बताया था ना क्लास में, जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रोज होते हैं जो, दीज आर द फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, ठीक है। ये फ्रेंड्स होते हैं फार्मर के, सोइल के को लूज करने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल, और साथ में क्या करता है, सॉइल का टेक्सचर है जो इसको इम्प्रूव करता है। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे बच्चे, क्योंकि नेक्स्ट फिर एक और क्लास ले लेंगे ना, इरिगेशन वगैरह का करेंगे, मेथड कर लेंगे। लेंथी हो जाएगी, फिर ऐसे क्लास समझ ना आए तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होता, ठीक है बच्चे। तो सभी ने क्लास को अच्छे से करना है। जो स्टूडेंट्स चैनल पर आज पहली बार आए हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक करना है, और जो आपको वीडियो को देखकर कोई भी फीलिंग जो आती है कि अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा, वो कमेंट जरूर करना है, ठीक है बच्चे। मैक्सिमम शेयर किया करो चैनल को, ताकि दूसरों का भी बेनिफिट हो सके। और जितना मैंने आज की और कल की क्लास में करवाया है, सभी ने चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। जो क्वेश्चन बीच बीच में आते हैं, ठीक है, जैसे आपके 9th 10th में तो होता है कि एक पैराग्राफ आया, हमने रीड किया, वहाँ पे बीच में क्वेश्चन आ गए। 9th में तो आपके पास ऐसे होगा कि जितना हमने कवरअप किया था उसके बेस पे फिर वो जो क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पे आगे आ जाते हैं। लेकिन आपके पास यहाँ पे देखो लास्ट में ही क्वेश्चन है, बट जो लास्ट में आपके क्वेश्चन है, देखो मैं दिखाती हूँ आपको, वो ये नहीं होते कि वो पता नहीं कहाँ से आ गए, वो जितना चैप्टर आपने किया है वहीं से आते हैं फिर वो भी, ठीक है बच्चे। लेट मी शो यू, देखो, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड। किसकी डेफिनेशन है ये? जिन स्टूडेंट्स ने कल की क्लास देखी है और अच्छे से देखी है, अच्छे से समझी है, रिपीटिंग पे उसको देख लिया है, अपनी बुक में से पढ़ लिया है, ठीक है, उनको तो मतलब 1 सेकंड लगेंगे इसका आंसर बताने में। जब सेम काइंड ऑफ प्लांट को ग्रो किया जाता है, कल्टिवेटेड किया जाता है एक लार्ज स्केल में, कल जब चैप्टर शुरू हुआ 6 से 7 बार मैंने ये डेफिनेशन बताई थी, तो उसको ही तो क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। क्रॉप वही तो होती है आपकी, चैप्टर के नेम का ही यही था, ठीक है। उसके बाद बी पार्ट है, देखो, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज़ डैश ऑफ द सॉइल। सबसे पहले क्या करते हो आप?
सोयल में मतलब ऐसे ही सोइंग कर देते हो, ऐसे ही बीजों को उसमें डाल देते हो, तो ऐसे ही बीज नहीं होते बच्चे। जो फर्स्ट स्टेप होता है वहाँ पे वो क्या होता है हमारे पास, प्रिपरेशन ऑफ द सोयल। ठीक है। डैमेज सीड्स वुड डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर, आज के क्लास में पढ़ा है ना ये। तो जो डैमेज सीड होते हैं वो क्या करते होते हैं, पानी के ऊपर तैरते होते हैं। तो फ्लोट होगा कहीं पे लिखा, ये देखो फ्लोट लिखा है। ठीक है। इसी तरह से है, मतलब मैं यहाँ आपको ये दिखाना चाह रही थी कि चैप्टर अगर एक दिन का भी हो गया है तो एक्सरसाइज के आपके क्वेश्चन कवर हो गए हैं। ठीक है बच्चे, तो क्लास को अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है और क्वेश्चन जितने बन गए उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ताकि जिस दिन मैं क्वेश्चन करवाऊँ उस दिन मेरे से पहले आप लोगों को आंसर का आइडिया हो। ठीक है, और मैं जो बताऊँ ताकि आप फिर उसमें और अच्छे से वो समझ सको। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, स्टे कनेक्टेड विद साइंस सिंप्लीफाइड।